नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अचानक से कर्नाटक का चुनाव जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि कर्नाटक की सीमाओं के बाहर भी अब कर्नाटक चुनावों की चर्चा होने लगी है। आज अयोध्या में तमाम साधु संतों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल के पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को लेकर के साधु संतों ने आज इसका साफ तौर पर अयोध्या में बैठे साधु संतों ने विरोध किया और कहा कि आत्मघाती होगा। कांग्रेस को इस तरह से बजरंग दल का नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी। यह मामला देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तेलंगाना में भी इस पर प्रदर्शन हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। देश की राजधानी दिल्ली में इस पर प्रदर्शन हुआ। तो कर्नाटक के चुनाव जो है वो देश भर में अब इसकी चर्चा होने लगी है बजरंग दल का नाम आने के बाद। लेकिन सिर्फ बजरंग दल का इशू नहीं है बल्कि कर्नाटक चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा भी जो है वो लगातार उठ रहा है और आतंकवाद के मुद्दे को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। तो आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग। कर्नाटक के चुनाव में ये मुद्दे जो हैं ये मुद्दे बड़े मुद्दे बनकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जरूरी मुद्दे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये गैर जरूरी मुद्दे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये कर्नाटक चुनाव के मुद्दे नहीं है। कर्नाटक चुनाव को लेकर के जो मुद्दा है वो करप्शन है, बेरोजगारी है, वो महंगाई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो आतंकवाद है या बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये मुद्दे जो हैं अब इसकी देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की कांग्रेस के वायदे का विरोध किया है। बाकायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आप बताइए आपका इस पर क्या मत है, क्या आप भी मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्योंकि बजरंग दल मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी यह सवाल उठ रहा है। बीजेपी पूछ रही है क्या छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंध लगाएगी कांग्रेस? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो ऐसा करेंगे, लेकिन अभी हमने बजरंग दल को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ऐसा करेंगे। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से जब यह सवाल पूछा गया, बार बार जब यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा जो कुछ कहना है राज्य के नेता कह चुके हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन दो चार दिलचस्प चीजें और हो रही हैं। आज एक और खबर आई है। खबर यह आई है कि कर्नाटक में कई जगह घरों के बाहर लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं और ये पोस्टर लगा दिए हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करने वाले नेता अगर हमसे वोट मांगने आएंगे तो हम घर के कुत्ते छोड़ देंगे उन पर। यह भी कर्नाटक में हो रहा है। इस मुद्दे को बीजेपी लगातार उठा रही है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में जय बजरंग बली के नारे जो हैं वो लगातार गूंज रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दरअसल आतंकवाद में जो शामिल लोग थे, ऐसे देशद्रोही लोगों को कहीं ना कहीं से इनको समर्थन किया, इनका साथ दिया। उनका इशारा पीएफआई से जुड़े उन लोगों की तरफ है जिनको सिद्धरमैया की सरकार के दौरान जिनसे मुकदमे लेकर छोड़ दिया गया था। तो दो टूक में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग। लेकिन उससे पहले ये मुद्दे कैसे गरमाए हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री और कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका वाड्रा ने जब मोर्चा संभाला है तो क्या कुछ ये नेता अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं, जरा सुनिए।
बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा उतरी तो वो कह रही हैं कि बीजेपी ऐसा चुनाव लड़कर दिखाए जिसमें इन मुद्दों को ना उठाए वो। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को लगातार उठा रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये मुद्दे कर्नाटक के चुनाव को डोमिनेट भी करते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे दो टूक में। मेरा आज का जो सवाल है वो आपके सामने है। आज दो टूक में जो मेरा सवाल है जिस पर आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल, कर्नाटक में कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग, राज्य विधानसभा के चुनावों में कितने जरूरी हैं ये मुद्दे। सवाल एक बार फिर सुनिए, कर्नाटक में कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग, राज्य विधानसभा के चुनाव में कितने जरूरी हैं ये मुद्दे, ये मेरा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो हैं चार मेहमान आज की इस डिबेट में, आज की इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तौहीन सिन्हा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ तनवीर अहमद जी जुड़े हुए हैं, जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तनवीर जी। मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि नवोदय टाइम्स के संपादक है और इस समय
कर्नाटक में हैं और कर्नाटक की जो चुनावी जो हवा है उसके रुख को वहां पर भांप रहे हैं। जल्दी मेरे साथ कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं तुहिन सिन्हा जी आप ही से शुरुआत करता हूं। प्रियंका जी कह रही हैं कि भाई एक चुनाव आप लड़के दिखाइए जहां पर ये मुद्दे ना हो। आप लोग अतीत की बात करते हैं, आप लोग जो है लगातार आतंकवाद जैसे मुद्दे उठाते हैं, आप लोग जो डे टू डे लाइफ से जुड़े लोगों के जो मुद्दे होते हैं आप उन पर कभी चुनाव नहीं लड़ते, उन पर चुनाव लड़कर दिखाइए। क्या कहेंगे आप? नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो बड़े हैरत की बात है कि आतंकवाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा नहीं है। ये आप अगर केवल डेटा के आधार पर जाएं तो 2006 से 2008 के बीच जितने आतंकी हमले हिंदुस्तान में हुए थे उतने कभी नहीं हुए। और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि वो आतंकवाद जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि पीएफआई के राजनीतिक अवतार एसडीपीआई के साथ साठगांठ करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि 2011 में इसने कम्युनल वायलेंस बिल, जो सबसे वाहियात बिल था भारत के इतिहास में, जिसमें बाय डिफॉल्ट ये माना जा रहा था कि जो भी सांप्रदायिक दंगे इस देश में होंगे उसका दारोमदार हिंदू समाज पे होगा, जिसको हमने रोका, भारतीय जनता पार्टी ने रोका, उसको लाने की कोशिश की थी। और आज यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है। अगर आप पिछले सिर्फ 10 दिन की बात देखें, कांग्रेस ने 4 वायदे किए। क्या वायदे हैं इनके? बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, हिंदुओं से 4% रिजर्वेशन लेकर वो मुसलमानों को देंगे, वो रिजर्वेशन जो है एंटी काउ स्लॉटर बिल लाएंगे और एंटी रिजर्वेशन जो बिल है उसको समाप्त करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति जब एक बार ये 4 वायदे को सुनेगा तो एक बार आपके भी मन में यह संशय होगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान में। नहीं तो आप एक मिनट आपको रोक रहा हूं। जो आपने कहा कि हिंदुओं से लेकर के आरक्षण जो है मुस्लिम्स को देगी, ये जो आप कह रहे हैं ये तो वो कांग्रेस तो ये कह रही है कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया हुआ था उनको वापस देगी, क्योंकि आपकी सरकार ने मुसलमानों का जो आरक्षण था वो लेकर के वोका लेगा और लिंगायत में बांट दिया। नहीं, वो एक गैर संवैधानिक तरीके से दिया गया आरक्षण था और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो तुष्टीकरण है उसका हमेशा से विरोध करती आई। देखिए कांग्रेस का अगर आज मुझे और कई सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, अगर आज से 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी, नंदनी बनाम अमूल। जब बाद में तथ्य सामने आए तो यह प्रमाणित हुआ कि अमूल को कर्नाटक के अंदर लाने का काम सिद्धारमैया जी ने ही 2017 में किया था और तब ये जो है उस मुद्दे से भी मुकर गए। तो हमेशा से आज वो पिछड़ों के रिजर्वेशन पर वो क्लेम कर रहे हैं कि 75%, 80% तक वो रिजर्वेशन ले जाएंगे। तो जहां तक हर मुद्दे पर आप देखिए कांग्रेस का रवैया जो है एक नकारात्मक रवैया है, लोगों को बांटने का रवैया है, और जो व्यक्ति या जो पार्टी इस रवैये के साथ बाहर आती है वो मन में हार मान चुकी है। ओके, मैं एक और सवाल आपसे, क्योंकि जो मैंने अभी सुनाया जो प्रियंका वाड्रा वहां कह रही हैं वही उसी बात पर मैं एक बार फिर आ रहा हूं। वो ये कहते हैं कि भाई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इशू जो हैं वो ये हैं कि भाई कल सुबह उनकी जिंदगी कैसी होगी। लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं वो बेरोजगारी, महंगाई है, ये सब मुद्दे आप नहीं उठाते हैं। नहीं, देखिए एक समझ का अभाव है दोनों भाई बहन में। आज जो रिटेल इन्फ्लेशन का दर है पिछले 18 महीने में ये न्यूनतम स्तर पर है। ठीक है, आप मानते, आप तो तथ्य जानते हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, सारे ईपीएफओ डेटा को आप देखिए, पिछले 3 सालों में निरंतर जो है हर महीने मासिक जो डेटा आते हैं उसमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है एम्प्लॉयमेंट में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो जॉबलेस एम्प्लॉयमेंट होगा, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, भले वो बैंगलोर मैसूर हाईवे हो, भले वो वंदे भारत ट्रेन हो, इन सब ने लोगों के जीवन को सुधारा है। तो जो विषय प्रियंका गांधी उठा रही है वो काल्पनिक विषय है और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में वो हारते आए हैं। ये काल्पनिक विषय। तो इन जी अगर इतना बदलाव हुआ है तो इन मुद्दों को
आपको रिपोर्ट कार्ड की तरह रखना चाहिए ना, बजाय इसके कि बजरंग दल और आतंकवाद के ऊपर जो है डिबेट है। अगर आप गौर से प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस को सुने तो वो जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन तथ्य के साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे कितना लाभ जो है गरीबों को पहुंचा है, वो तो आंकड़ों के जरिए ला ही रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस जो है बेबुनियाद बातों पर ध्यान हटाती है तो उसका जवाब भी हम कड़े तरीके से देते हैं। ओके, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। नमस्कार रत्नाकर जी। अभी मैं तुहिन जी से बात कर रहा था, तो अब सवाल मेरा आपसे ये है, ये आपको लगता है कि बजरंग दल का मुद्दा लाकर कांग्रेस, बीजेपी तो आतंकवाद पर भी लगातार प्रहार कर रही है, वो कह रही है कि भाई आतंकवाद के मुद्दे पर भी, क्योंकि पीएफआई के लोगों को वहां छोड़ा गया, उनसे मुकदमे वापस लिए गए, तो वो तो आतंकवाद का मुद्दा भी उठा रहे हैं, और ऊपर से आप लोग बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा भी ले आए। कहीं ऐसा तो नहीं, आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने कह दिया कि भाई उनका ट्वीट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं जो कांग्रेस को डैमेज करने पर तुले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी जो है जहरीला सांप गले में से उतरा नहीं और ऊपर से जो है बजरंग बली को भी ले आए। अब अशोक जी, प्रतिबंध की बात आपने पढ़ी है क्या? जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है सर। वो जरा शब्दावली बता दें। ओके, मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ ओके सर, आप अगर कहते हो, मैं आप अपनी बात जारी रखिए, मैं आपको अभी बजरंग की अभी प्रतिबंध की बात मैं पढ़ के सुना देता हूँ जी। मैंने जो मैनिफेस्टो में पढ़ा उसमें लिखा है कि कांग्रेस इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स and organizations like Bajrang Dal and PFI, as we believe that the law and the constitution are sacrosanct. क्या मैं गलत बोला? नहीं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं तो सवाल सर एक मिनट में आ रहा हूँ सर। आप ये कहिए कि अगर सुनिए, सुनिए, विद्वान आदमी है, मेरा ही काउंटर करके क्या करेंगे? मेरा काउंटर कर देंगे, मैं गायब हो जाऊंगा आपके स्क्रीन से। सर आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? अभी मैंने तुहिन सिन्हा जी को भी काउंटर किया। सर सुनिए सर, मैं अभी आपके सुनिए सर, आपके जुड़ने से पहले मैं तुहिन जी को काउंटर कर रहा था, तुहिन जी ने एक बार विक्टिम कार्ड नहीं खेला, आपको मैंने एक बार काउंटर कर दिया, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे सर। सर सुनिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आपका मैंने समय बचाया। अच्छा, क्योंकि प्रतिबंध से है ही नहीं। You should have appreciated me। रत्नाकर जी, आपने ठीक है, चलिए आप अगर ये कह रहे हैं तो उसके लिए आपका शुक्रिया कर देता हूं। आप कह रहे हैं तो आप, अगर आपकी बात नहीं, हाँ सर सुनिए, सर आप ही को समय दे रहा हूं, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं प्रतिबंध जैसी कोई बात नहीं है, बजरंग दल पर प्रतिबंध कांग्रेस नहीं लगाएगी। देखिए, हमने कहा कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ और इंडिविजुअल्स के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक एक्शन लेके कार्रवाई करें। क्या इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर जाता है, सन में श्रद्धेय गुरु नानक देव जी की पालकी लेके जाता है गुरु ग्रंथ साहब जी, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो पालकी लेके गया होता है, वो अपने लोगों को छुड़ा करके ले आता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है, बाद में अरेस्ट होता है, वो एक अलग चीज। और अगर इस तरह देखिए, झूठे बात करना, झूठे वादे करना, ये तो बीजेपी की फितरत में है, मोदी जी की फितरत में है। कांग्रेस ने ताला बंद करा दिया राम जन्मभूमि पे। अब देख लीजिए, आप तो अच्छे इतिहास वाले हैं, 87 में ताला खुला था, बंद नहीं हुआ था। बजरंग बली को बंद करा देंगे। अरे बजरंग बली, इसमें क्या हुआ? कल कोई रामचंद्र जी के नाम का कोई अपराधी हो जाए तो क्या उसको ना मारा जाए इसलिए कि उसका नाम रामचंद्र जी है? और बजरंग जी को तो, असली बजरंग जी को तो इन्होंने बैठा रखा है, अपने रावण को बचाते हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को, बजरंग पुनिया बैठे हुए जंतर मंतर पे, आज से 1 हफ्ते 8 दिन से बैठे हुए हैं, उस बजरंग जी को नहीं देख रहे हैं ये। और झूठ बोलना, मैंने कहा ना फितरत पे है। अब इनका क्या है, कर्नाटक में इनका अंतिम समय आ रहा है। अभी मैं सुन रहा था, आप जो बोले में जुड़ा हुआ था, मुस्लिम आरक्षण की बातें कर रहे हैं। अरे 7, 8, 18, 19 में येदुरप्पा जीते, अभी बोम्मई जी थे, खत्म कर दिए होते पहले ही। उस समय नहीं था क्या आरक्षण, पता नहीं था। और जो ये कह रहे हैं संविधानेतर है आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण नहीं है, वो जात को आरक्षण, पिछड़ी जात उनमें, और उसको इनको अभी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि वो इस चीज को लागू नहीं करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिए। सर उन्होंने लिख कर दिया 9 तारीख तक, हाँ 9 तारीख तक लागू नहीं करेंगे।
अच्छा महाराज, तो क्या 9 तारीख आ गई आज? 9 तारीख आएगी, नहीं ना? आएगी 9 आने तारीख। दीजिए, हाँ, आने दीजिए, फिर देखेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है नई सरकार आएगी, नई सरकार तय करेगी। लेकिन रत्नाकर जी, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको मैं टोकता नहीं, सुनिए सर, सुनिए, आपको मैं टोकता नहीं, क्योंकि मैं अगर काउंटर करूंगा फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मैं आपको इसलिए टोक नहीं रहा था। मेरे सवाल का जवाब सर सुनिए सर, सवाल का जवाब मेरा अभी भी नहीं आया। क्या आप ये कह रहे हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात जो है वो झूठी है, बेईमानी है? आप कह दीजिए कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट कहा, फिर से सुना देता हूं कि कांग्रेस इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल एंड पीएफआई एज वी बिलीव दैट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर सैक्रोसैंट। हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकता हूं मैं, तो आप उससे जो भी निकालना है निकाल लीजिए। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालेंगे तो आप काउंटर कर दीजिए ना। बीजेपी कह रही है प्रतिबंध लगाएंगे, आप काउंटर कर दीजिए कि प्रतिबंध की बात झूठ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, सर सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आज कम से कम 2 मिनट तक इस पर लोगों ने पूछा क्लैरिटी के लिए। अगर आप सुनिए मेरी बात सर, पूरी बात सुनिए। आप अगर कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रतिबंध की बात कोई नहीं कही, बीजेपी प्रतिबंध की बात कर रही है, तो मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी अगर कंफ्यूजन पैदा कर रही है तो आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। एक तो आप लोग पीएफआई और बजरंग दल को बराबर ले आते हैं, उसके बाद फिर आप कंफ्यूजन अगर बीजेपी क्रिएट करती है तो आप लोग उस कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करते। तो आप लोग क्लियर कर दीजिए कि नहीं भाई बैन नहीं लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, उनके हाथ से मुद्दा चला जाएगा। बोल चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जो लिखा था वो मैंने फिर पढ़ लिया, उसे निकाल दीजिए जो निष्कर्ष निकालना बीजेपी। आप दूसरी चीज, अगर कोई कहे कि मेरी सरकार आएगी और मैं अशोक श्रीवास्तव और रत्नाकर त्रिपाठी जैसे लोगों पे दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करूंगा तो क्या आप हम और एक हो गए? कभी नहीं हो सकते सर। उसमें फर्क है सर, उसमें एक फर्क है, वही चीज है, उसमें एक फर्क है सर। सुन लीजिए, क्या बताइए? उसमें एक फर्क है रत्नाकर जी। अगर ऐसा कोई वो लिखा जाए जिसमें लिखा जाए कि अगर हम लोग आएंगे सत्ता में तो फिर उसके बाद हम जाकिर नायक और अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम इनके खिलाफ, तो फिर सवाल अशोक श्रीवास्तव पूछेगा कि भाई मुझे आपने जाकिर नायक के साथ कैसे खड़ा कर दिया। अगर रत्नाकर त्रिपाठी को जाकिर नायक के साथ खड़ा कर दिया जाएगा तो रत्नाकर त्रिपाठी ये सवाल पूछेंगे कि भाई रत्नाकर त्रिपाठी को जाकिर नायक के साथ क्यों खड़ा कर दिया गया। बोल चुके सर देखिए, हिंदी मेरी इतनी कमजोर नहीं। जैसे लाइक, ये दो अलग अलग यूनिटी है, दो अलग अलग तरीके से चलती है। लाइक, अब आप उसमें से क्या है कि अपने मतलब की चीज खोजना चाहते हैं, तो वो तो सर अशोक जी आप खोज लीजिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि झूठ की तो ये कहा है कि 25 फरवरी 2022 को अमित शाह जी ने यूपी में कहा चुनाव के समय कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे होली दिवाली। एक होली दिवाली बीत गई, एक होली बीत गई, अभी तक कुछ नहीं मिला। फिर अप्रैल 2022 में गोवा में बोला हम 3 सिलेंडर देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। अब यहां आके बता रहे हैं कि हम 3 सिलेंडर देंगे, एक युगाड़ी के दिन देंगे, एक गणेश चतुर्थी देंगे, कोई आपके यहाँ मोबाइल नहीं मुझे लगता। अच्छा तनवीर जी, मैं आ रहा हूँ तनवीर जी, आपके पास तुरंत आ रहा हूँ मैं। इनको रत्नाकर जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ तनवीर जी। आप किसी भी चीज का हवा मचाते रहिए। क्या है कि भाजपा का अब पतन तय है वहां पे कर्नाटक में। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कायर के मन एक अधारा दई दई वालसी पुकारा। पूरे समय आयस के मारे पैसा ले रहे थे। 8-8.5 करोड़ रुपया के एमएलए के लड़के के यहाँ से पैदा हुआ, पकड़ाया गया। 40% जिनके ऊपर कमीशन का आरोप लगा, जो खराब थे स्टेट है, विरूक्षप्पा जी, उनसे प्रधानमंत्री बात करके कहते हैं कि अरे भाई समर्थन करो। तो अब चूंकि सारी चीज खत्म हो गई तो वो आ गए बजरंगबली। ठीक है सर, तो आपकी बात बोलिए। मैं तो बस ये कहूंगा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और समस्त सरकार से कि जो महान रावण ब्रिजभूषण शरण सिंह जी है, उनके खिलाफ जो बजरंगबली जी बैठे हैं, उनका समर्थन करते हुए जो उनको अरेस्ट कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे लगता है उससे उनको कर्नाटक में ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, इस मिलाप। ठीक है सर, आपने कहा अच्छी बात है, और इस पर मुझे लगता है कि आपकी बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। और दूसरी बात मुझे लगता है आप भी जो है सर, ठीक है सर,
अब मुझे लगता है आप लोग भी और आपकी पार्टी भी जो है, गुवाहाटी की जो बिटिया जितने दिन से संघर्ष कर रही है, जो कह रही है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनके साथ जो है उनके खिलाफ जो है, उसके भी अब मुझे लगता है आप गुवाहाटी की बिटिया की भी बात सुनेंगे। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं अरे सर अब आप फिर मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपको इतना समय देता हूं, फिर भी आप जो है सर आप विक्टिम कार्ड फिर खेलते हैं। आपको इतना समय देता हूं, आप मुझे तनवीर जी के पास जाना है सर, मुझे एक कमेंट करने का तो अधिकार है ना सर। एक घंटे की डिबेट में सर, अगर एक घंटे की डिबेट में सर सुनिए सर, अगर एक घंटे की डिबेट में 4 मेरे गेस्ट बैठे हैं, मैं चारों को अगर 10-10, 15-15 मिनट दे रहा हूं, तो सर मुझे भी पत्रकारिता में 30 साल हो गए, मुझे भी कम से कम इस बात का हक है कि अपने 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं भी कम से कम 5 मिनट कमेंट कर सकूं। इतनी इजाजत देंगे त्रिपाठी जी? मेरा भी सर बिल्कुल, आपको मैंने पूरा सुना सर, आपको मैंने पूरा सुना सर, आपको सादर पूरा समय दिया, पूरा सुना। मैं सिर्फ एक कमेंट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने एक सवाल उठाया था, मैं बार बार उठा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं, चलिए आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, बैन की कोई बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं भाई कांग्रेस कम से कम क्लियर कर दे अगर बीजेपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, बीजेपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, आप लोग क्लियर नहीं करते तो सवाल उठता है कि मुद्दा तो बनेगा। मैं भारत तनवीर जी के पास जा रहा हूं। तनवीर जी क्या आपको लगता है, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी तो इन मुद्दों से बिल्कुल अलग अपने आप को दिखा रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये मुद्दे जो डोमिनेट करने लगे अचानक से पिछले 5-6 दिनों में, इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं? अशोक जी, पहली बात धन्यवाद, हमें आपने दूरदर्शन जैसे नंबर 1 चैनल में बुलाया है। पहला मेरा डिबेट है। आभार सर। इतनी गाड़ी हिंदी सुनने के बाद मैं तो डर गया हूँ त्रिपाठी जी की और आपकी। हम साउथ इंडियंस हैं, वैसे थोड़ी हिंदी हमारी कमजोर होगी और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। सर एक बात कहना चाहूंगा तनवीर जी। सर हिंदी जो है, जैसे आपने कहा, हम नेशनल चैनल हैं, देश का सबसे पुराना चैनल है, भाषा की वजह से दिलों की दूरियां नहीं होनी चाहिए, भाषा कभी दिल रोकती। आप जैसी हिंदी बोलेंगे हमें स्वीकार है सर, हमें मालूम है आप दक्षिण भारतीय हैं, आप अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं का मिक्स बोलेंगे, हमें अच्छा लग रहा है कि एक कन्नड़ व्यक्ति हमारे साथ इतनी हिंदी बोल रहा है। सर आपका स्वागत है सर, हम उसको तहे दिल से स्वीकार करेंगे। जी सर। शुक्रिया। पहली बात, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। मेरे आदरणीय दोस्त जो बीजेपी के तुहिन सिन्हा जी हैं और रत्नाकर त्रिपाठी जी को मैं जस्ट ये कहना चाहूंगा कि कर्नाटका बहुत रिच स्टेट है। हम लोग अमीर लोग हैं, क्योंकि अगर हर 1 रुपया हम जो हिंदुस्तान को देते हैं, हम सिर्फ 16 पैसे लेते हैं। कर्नाटका के मुद्दे हैं ना, ये रोजगार इसके परे हैं। हम कर्नाटका के मुद्दे ये हैं कि हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कैसे करें, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, ताकि सारी दुनिया के प्रोडक्शन हाउस हमारे यहाँ आए। ये हमारे मुद्दे हैं और ये कर्नाटका के मुद्दे पहले से थे और रहेंगे। रही बात कांग्रेस की, एक्चुअली चुनाव अच्छे चल रहा था। जैसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो हमारे खरगे साहब ने इनको जहरीला सांप कहा, कर्नाटक के पूरे मुद्दे हिल गए। अभी मुद्दे नहीं रहे, यहां पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात शुरू हो गई। और दूसरी बात, बजरंगबली और बजरंग दल 2 अलग चीजें हैं। 1984 में 1 अक्टूबर में बजरंग दल आया था और अनंत काल से बजरंगबली थे, रहेंगे और हमेशा हम बजरंगबली, क्योंकि मैं एक रेसलर हूं, मैं कुश्ती लड़ता था, मैंने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया है और हमेशा हम लोग कुश्ती लड़ने से पहले जय बजरंगबली और या अली मदद बोल के हम उतरते थे। और बजरंगबली और बजरंग दल 2 अलग चीजें हैं। यहां पर एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करना चाहती थी, उल्टा पड़ गया, 100% उल्टा पड़ गया। एक वक्त था हम लोग भी डर रहे थे कि कहीं कांग्रेस 130-120 सीटें ना ले ले, हम लोग डर रहे थे। मगर आज कांग्रेस का पूरा जिस तरीके का यहां पर एक माहौल यहां पर हो गया है, मेरे रत्नाकर त्रिपाठी जी चाहे जितना भी बोले, मगर एक कॉमन मैन, आम आदमी के दिमाग में चल गया कि कांग्रेस एक हिंदू संगठन को और खासतौर से बजरंगबली के संगठन को बैन करना चाह रही है। क्योंकि बजरंग दल कर्नाटका में उतना एक्टिव नहीं है जितना यूपी में है, जितना बिहार में है और जितना मध्य प्रदेश में है।
यहां पर एक फीलिंग ऐसी आ गई है कि एक धर्म के संगठन को बैन करने की कोशिश है, और इसका फायदा डेफिनेटली लाभ जो बीजेपी को कभी न था, क्योंकि बीजेपी 40% कमीशन की सरकार थी कर्नाटका के अंदर। यहां पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग नंबर 1 थे, हैदराबाद को सारे बिजनेस चले गए क्योंकि यहां पर 40% कमीशन की वजह से हैदराबाद को जाने लगे लोग, चेन्नई बेनिफिट हो रहा था। अब कर्नाटक को बीजेपी की बम्बई सरकार ने बहुत कष्ट दिया, बहुत तकलीफ दी, मगर आज जिस तरीके से इन्होंने एक कार्ड खेला, रिलीजियस कार्ड खेला, इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। क्यों, मैं बताना चाहता हूं। मेरे जो आदरणीय मित्र तुहिन सिन्हा है और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि 66 प्लेसेस में हमारा और कांग्रेस का डायरेक्ट कंपटीशन है, वहां पर बीजेपी कहीं है ही नहीं। ओके। और लोग जो खासतौर से धार्मिक लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे हराया जाए, और कांग्रेस को हराने के लिए सबसे सक्षम कौन सी पार्टी है, यहां पर इसका फायदा हमें होने वाला है। पर तनवीर जी, जो आप कह रहे हैं, तनवीर जी फिर सवाल मेरा यह है कि जो आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को एक तरह अटैक किया गया, जिससे प्रधानमंत्री या ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, तो फिर उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? उससे क्या आप अगर कांग्रेस उसके ध्रुवीकरण कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसका किसी को तो नुकसान, किसी को तो फायदा होगा। अगर बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा तो कांग्रेस को फायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर सवाल है कि क्या इसका फायदा आपको हो रहा है? देखिए, इसका फायदा डेफिनेटली जनता दल सेक्युलर को हो रहा है। कैसे? हम तो देखिए 66 प्लेस, 66 जगह पर हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है, जहां पर बीजेपी 33 जगह में बीजेपी का जमानत जब्त होती है, जहां पर हमारा और कांग्रेस का कंपटीशन है। और बीजेपी जहां पर भी 3rd 4th प्लेस में आ रही है, ये जो अगेन ये जो हिंदू संगठन, ये हिंदू धार्मिक लोग हैं, इनका एक मुद्दा अभी बन गया है कि कांग्रेस को कैसे हराया जाए। कांग्रेस को हराया जाए तो किसी और को जिताया जाए। Okay. बीजेपी अगर कंपटीशन में नहीं है तो किसको जिताया जाए? जेडीएस को जिताया जाए। Okay. मैं एक बात, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की बात से मैं एक बात से सहमति रखना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं, मेरे बाबा कहा करते थे और मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद सक्षम है अपने आप को हराने के लिए। जी, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ध्रुवीकरण होगा, लोग अब कांग्रेस को हराने की दिशा में सोच रहे हैं और उसका फायदा जो जेडीएस को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। मैं अक्कू जी आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है यहां पर, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा क्योंकि आप लगातार कर्नाटक में घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां की हवा को आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा ये जो मुद्दे डोमिनेट करने लगे हैं, दरअसल ये हवा का रुख किस तरफ जो है बह रहा है। आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।
दो टूक आप देख रहे हैं, कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग। कर्नाटक के चुनाव में ये दो मुद्दे अचानक से डोमिनेट करने लगे हैं और न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कर्नाटक के बाहर भी इन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वास्तव में कर्नाटक के मुद्दे हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कर्नाटक के मुद्दे नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये मुद्दे बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही तो हाथ है। तो कांग्रेस ने ये मुद्दे किसके लिए बनाए हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल इस तरह से उठाए हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को डैमेज करने पर तुले हैं। ये सवाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीएस कह रही है कि इन मुद्दों से ध्रुवीकरण जो है वहां पर होगा, और ऐसा लग रहा है कि आम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक रिलीजियस जो एक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उसके खिलाफ कांग्रेस एक्शन करने जा रही है और उसके कारण लोग कांग्रेस को हराना तो चाहेंगे लेकिन बीजेपी को जिताना नहीं चाहेंगे। फायदा जेडीएस को मिलेगा। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने तर्क हैं। मेरे साथ चार मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तोहिन सुना जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, तनवीर अहमद जी जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अकुश श्रीवास्तव नवोदय टाइम्स के संपादक हैं और इस समय कर्नाटक में ही वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, आपने तमाम तीनों पार्टियों को सुना, जो तीन पार्टियां वहां के चुनावी दंगल में उतरी हुई हैं। क्या लग रहा है वहां ये जो मुद्दे जो डोमिनेट कर रहे हैं? कांग्रेस कह रही है मुद्दे नहीं है, हमने प्रियंका वाड्रा को सुना, वो कह रही है ये कर्नाटक के मुद्दे नहीं है, लेकिन इनकी गूंज तो अब कर्नाटक के बाहर भी सुनाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है ये मुद्दे बन गए। तनवीर जी भी कुछ हद तक इसको स्वीकार कर रहे हैं, भाई ये मुद्दे तो बन गए। कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट? देखिए, आज अभी आपके सामने तनवीर हैदर साहब और रत्नाकर त्रिपाठी जी के लंबे बयान के बाद में बहुत चीजें साफ होती, इन्हीं के बयान से ही साफ हो जा रही है। तनवीर साहब ने कहा कि जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उसमें जो धर्म के खिलाफ में या बजरंग दल के खिलाफ में वो एक मुद्दा दूसरे तरीके से रंग ले जा रहा है। और आज मैं बेंगलुरु और मैसूर की तरफ था और काफी घूम घाम करके आया हूं। मैसूर और यहाँ पर जो बेंगलुरु में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, उन लोगों ने बहुत साफ तरीके से स्वीकारा कि इस मुद्दे पर बात जब हुई आतंकवाद को लेकर के और जो आरोप प्रत्यारोप को लेके, खड़गे साहब ने जो कहा उसको लेके, बजरंग दल को लेकर के, तो मूल रूप से जो वोटर है, जो यूथ खासतौर से मैं जैसे कहूंगा, उसने कहा बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क उसने माना कि इस तरीके की बातों से माहौल खराब होता है और हमारे लिए बहुत खराब बात होती है कि कोई गंदी जबान बोले। ये शब्द थे, एक मुस्लिम साहिबान थे, साहब थे, उन्होंने यही मुझसे कहा कि ये हमारे लिए बहुत खराब बात होती है गलत शब्द बोले। और कर्नाटक, वैसे पहले भी मैं कहता रहा हूं कि कर्नाटक बहुत ही संवेदनशील है भाषा के मामले में, संवेदनशीलता के मामले में, तो इसको खड़गे साहब के बयान को बहुत बुरा माना। और आज अब क्या हुआ है कि ऐसी गड़बड़ी हो गई है रणनीतिक तौर पे कांग्रेस की तरफ से, जो बजरंग दल को ले आया। अच्छा, मान लो बजरंग दल को लाया नहीं लाया, जो था वो एक उसमें था आपके घोषणा पत्र में, लेकिन जिस तरीके से लॉयल मोर देन किंग की जो कहावत होती है ना, आप कांग्रेस कुछ चाहती है और उसके आप जो बाकी कारिंदे हैं वो कहते हैं नहीं यहाँ पे लगना चाहिए, छत्तीसगढ़ में लगना चाहिए, वहां लगना चाहिए, ये तो सब बहुत गंदे हैं बहुत। तो वो माहौल ऐसा कर दिया कि जिस कर्नाटक में इस रास्ते पे ही बेंगलोर से और मैसूर के बीच में दो बड़ी मूर्तियां दिखती हैं हनुमान जी की। एक गणेश जी की चतुर्मुखी जो पहले, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी, वो दिखती है, जहां लोग इतने पंचमुखी है, तनवीर जी बता रहे जी पंचमुखी होगी। मैं तो गाड़ी से था तो हो सकता है कि मैं एक चार ही देख पाया, तो जो हम लोग बाकी जगह नहीं देख पाया वो यहाँ। तो संवेदनशीलता उनकी बहुत सारी है। और कांग्रेस की गलती क्या होती है कि कांग्रेस हमेशा ऐन वक्त पे ऐसी रणनीतिक गलती करती है जिसके अर्थ के अनर्थ निकलने लगते हैं। पिछला चुनाव पता नहीं उन्होंने उससे सीखा कि नहीं सीखा। पर अक्कू जी एक मिनट, मैं रत्नाकर जी की बात पर आपको, रत्नाकर जी कह रहे हैं हमने कहीं बैन की तो बात कही नहीं है, तो फिर इसको मैं तो कह रहा हूं बैन की बात है तो कह दीजिए ना, आप तो कह चुके हैं, क्यों नहीं कह देते हो? अगर वो बात उठा रही है, छत्तीसगढ़ में क्या बात हुई है, अभी खड़गे साहब के बयान की क्या बात हुई है, वो तो उसी तरीके से है ना कि बैन करने वाली बात। वो खड़गे साहब का जो बयान है उसको आप देख लीजिए,
फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा था, वो कहा था। खड़गे साहब ने पिछली बार भी यही था कि हमारा अर्थ ये नहीं था। उनके लड़के ने और नालायक शब्द कह दिया, तो वो क्या कहेंगे, मैंने नालायक नहीं कहा था, लायक कहा था। ना गलती से निकल गया था, ना दूसरी तरफ था, लायक दूसरी तरफ था। ऐसा राजनीति में नहीं होता है, और उसके परसेप्शनल जो अर्थ होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। पुलवामा का आप दंड देख चुके हैं, उसकी निंदा करने का। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री को जो कहा गया, जिस तरीके से कहा गया, उसके बाद आपने गुजरात अस्मिता की बात आ गई और न जाने क्या क्या हो गया। कर्नाटक में अब उसको लेकर के जिस तरीके से बात हुई है हनुमान जी को लेकर के, तो संवेदनशीलता तो आदमी की हर्ट होती है ना, उसको जो मानवीय सद्भाव है वो कहीं ना कहीं उस पे नुकसान पहुंचता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा आकू जी, क्या टेररिज्म, आतंकवाद वहां कोई मुद्दा है? क्योंकि जैसा प्रियंका वाड्रा को हमने सुना, प्रधानमंत्री जी को भी सुना, प्रियंका वाड्रा जी कह रही हैं कि आतंकवाद जैसा मुद्दा नहीं है कर्नाटक में, ना इसको उठना चाहिए। कर्नाटक में जरा शहीदों की संख्या निकाल लीजिए जाकर के, तो आपको पता लगेगा कि कर्नाटक के कितने शहीद पुत्रों ने, मतलब कितने पुत्रों वहां से शहीद हुए थे। और वो क्या उनमें दिल नहीं बसता है? आतंकवाद क्या जरूरी है कि बॉर्डर स्टेट पे ही होगा? बॉर्डर स्टेट का डर जो है दूसरे को नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और अगर यही नहीं होता तो फिर क्यों आतंकवाद को लेके बहुत सारे काउंटर किए जाते, बहुत सारी बातें की जाती, दूसरे दल करते। तो ये एक अलग अजीब तरीके का हिसाब किताब, जो गलत अपने आप गोल करने की, सेल्फ गोल करने की, हिट करने की जो रणनीति हो जाती है कांग्रेस से, उससे उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सही बात है कि कांग्रेस को यहां पर एक शुरुआती एज था। अब धीरे धीरे वो कोशिश में ये है कि किसी तरीके से जेडीएस को ज्यादा नया सीटें मिलने पाए और जेडीएस पे नियंत्रण रखने की कोशिश। ये दिन जो जगह में गया वो जेडीएस के इलाके रहे और अच्छा खासा उनका सपोर्ट रहा है। लेकिन अब आज भी मैं देख रहा था डीके शिव कुमार साहब जो मेरठ और जो उनका क्षेत्र है, वहां पर भी उन्होंने जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं जेडीएस को, वो अजीबोगरीब हो। जबकि जेडीएस का एक अलग और बिल्कुल पक्का वोट बैंक कुछ जगह पर है। जो इसका मतलब ये जरूर होता है कि जेडीएस वहां पर एक बड़ी भूमिका निभाएगा सत्ता में रहने के लायक या सत्ता को बनाने लायक। तो कम से कम मुझे उसकी भूमिका आज भी नजर आती है। आज भी आपको, लेकिन तो ये है कि वो सिर्फ 66 सीटों पर है। 66 सीटों के अलावा उस बाकी जगह क्या इतनी सीटें हैं जो बहुत सारी हैं जिसमें दूसरी पार्टियां भी काम कर रही हैं। बाकी जगह क्या, ये सवाल जब मैं तनवीर जी से जरूर पूछूंगा। लेकिन तुहिन जी, दो चीजें हैं। एक तो जो तनवीर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ध्रुवीकरण तो हो रहा है और आप लोग जो लगातार इश्यू बना रहे हैं वो लोगों के मन पर टच भी कर रहा है, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं हो रहा। लोग कांग्रेस को हराना चाहते हैं पर आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप जीते। दूसरी बात, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग बिना वजह जो है डिंडोरा पीटने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं। कहीं कहा नहीं गया कि भैया बैन होगा बैन होगा, उन्होंने तो कार्रवाई की बात की है। आप लोग जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। देखिए, तनवीर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, वैसे तो वो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी वो लोगों को भ्रमित करते, तो उनका बस चले तो वो कहेंगे कि जेडीएस को अपने बल पर बहुमत मिलने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीएस जो है एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसको स्वयं कर्नाटक के अंदर कभी 35 से ज्यादा सीट नहीं मिली है, जो 35 मेरे ख्याल से 20% होता है सीट। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा वो वहां तक सीमित होगी और कम अगर देखें तो 15 या 20 तक सीमित हो जाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए मैं बड़ा हैरान हूं जब प्रियंका गांधी कहती है कि आतंकवाद मुद्दा नहीं है, तो क्या प्रवीण नेतारू, जिनकी हत्या, निर्मम हत्या पिछले साल कर्नाटक में ही हुई थी, क्या वो ये कहना चाह रही है कि प्रवीण नेतारू जैसे हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या से वो इत्तेफाक नहीं रखती है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को इस मानसिकता के साथ। पिछले जून जुलाई में पूरे देश में लगभग 9 या 10 जो है एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, जिसमें लगभग 50% जो है कर्नाटक में हुई थी। ये सबको पता है कि पीएफआई का गढ़ केरल के बाद कर्नाटक में है। तो
इसके बावजूद एक तरह से पीएफआई का एक इक्विवेलेंस क्रिएट करना बजरंग दल के साथ, फिर आप सोचिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार से कमजोर करने का एक प्रयास है कांग्रेस के द्वारा। ओके, मैं 10 सेकंड दीजिए। जी देखिए, ये बातें जो है, इन बातों का जवाब हम तब दे रहे हैं जब कांग्रेस ने हमें उकसाया है, प्रोवोक किया है। ओके, आप आप अगर कह रहे हैं ग्राउंड पे जाएंगे, हाँ। आप अगर जमीन पे जाएंगे तो आपको मुद्दे मिलेंगे, आंकड़ों के साथ हमारे कार्यकर्ता जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट, पीएम किसान स्कीम, शुभ लग्न स्कीम, काशी यात्रा स्कीम, गृहिणी शक्ति स्कीम, सीएम वाला सेवा स्कीम, आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि कितने लोगों को लाभ मिला है कर्नाटक में, और ये हमारे लिए जो है असल मुद्दे। ओके, मैं इससे पहले रत्नाकर जी आपके पास हूं, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे तनवीर जी ले लेता हूं पहले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग तो इतनी सीटों पर लड़ भी नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई आप तो कांग्रेस की बी टीम है और आपको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना है। तो जब प्रधानमंत्री लोगों के दिमाग में एक बात ये डाल रहे हैं कि भाई जेडीएस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना है, तो आप किस आधार पर मानते हैं कि लोग कांग्रेस को हराने के लिए जब वोट करेंगे तो आपको वोट कर देंगे? देखिए, एक्चुअली हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कांग्रेस कहती है कि हम बी टीम है बीजेपी की, और बीजेपी कहती है कि हम बी टीम है कांग्रेस की। जी। मैं कहना चाहता हूं आपके नंबर 1 चैनल में कि हम ए टीम है कन्नडिगास की। और दूसरी बात, मेरे अच्छे मित्र तुहिन सिन्हा जी ने कहा कि हम लोग छोटी सी क्षेत्रीय दल है। मैं तुहिन सिन्हा को बहुत सुलझे हुए राइटर हैं, उनकी सारी किताबें पीछे पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, अच्छा लिखते हैं। तो इंसिना जी, मैं बताना चाहता हूं कि 54 साल जो कर्नाटका है उसमें 30 साल हमारी पार्टी ने यहां पर लोगों की सेवा की है। 30 साल बड़ा अरसा होता है। वो दौर बीत भी गया तनवीर जी, अब वो दौर कहां रहा? देखिए एक बात बताता हूं, आज कर्नाटका के अंदर है ना, लोगों के अंदर एक इनसाइड फीलिंग है। आप मैं एक्चुअली वो जो जर्नलिस्ट मित्र है एक बता रहे थे कि जब लैंग्वेज का इश्यू आता है, जब कल्चरल इश्यू आता है, हम लोग हमेशा एक कन्नडिगा पार्टी रही है, इसलिए नंदिनी और बनाम अमूल। मैं तुहिन सिन्हा से एक सवाल ले लूं और मेरे कांग्रेस के मित्र से भी एक सवाल ले लूं कि भाई साहब, जब कावेरी का इश्यू था, महादाई का इश्यू था, हम एक क्षेत्रीय दल हैं, हमें दूसरों की फिक्र है, बट सबसे ज्यादा हमारी फिक्र है। मगर कर्नाटक जो महादाई का इश्यू बीजेपी चाहती तो सुलझा सकती थी, गोवा में उसकी हुकूमत थी और महाराष्ट्र में उसकी हुकूमत थी, नहीं सुलझाया, क्योंकि उनको वो मामला उलझा के रखने में मजा आता है। उनको वहां पर महाराष्ट्र के लोगों को भी लुभाना है और गोवा के लोगों को भी लुभाना है। कर्नाटका की जनता इस बार कर्नाटका के अस्मिता के लिए वोट करेगी और जेडीएस एक प्रबल पार्टी बनकर आगे आएगी, ये मेरी उम्मीद है। और ग्राउंड रियलिटी में मैं काम कर रहा हूं। ये चार जो मित्र बैठे हैं हमारे पत्रकार के अलावा, मैं डेली सवेरे 6 बजे से रात के 9 बजे तक ग्राउंड में काम करता हूं और मैं जानता हूं कर्नाटक की थोड़ा नफ्स को पहचानता हूं। पर सर आप लोगों को 18 मई देवेगौड़ा का बर्थडे है। अशोक जी, उस दिन हम आपको गिफ्ट देंगे। एचडी कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको फर्स्ट रो में सीट मेरी है और जब वो प्रमाण वचन लेंगे आप आइएगा और आपको फर्स्ट रो में नंबर 1 सीट देने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, तो आपने तनवीर जी इतना बड़ा वादा कर दिया, तो ये अब तक क्योंकि कांग्रेस ने और बीजेपी ने मेरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार बन जाए, कम से कम फर्स्ट रो में बैठ के मुझे मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण देखने को मिले। लेकिन मैं आप दोनों से सवाल ले लूंगा। मैं रत्नाकर जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। जो दावा किया गया है तनवीर जी की तरफ से, उस पर क्या रिएक्शन है? दूसरी बात, जो बीजेपी कह रही है कि भाई आतंकवाद एक मुद्दा है, उसको आप कैसे अंडर द कारपेट डाल सकते हैं? आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। दोटुक आप देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कभी बजरंग कभी आतंक पर जंग। इस बीच इससे पहले कि आगे बढ़ूं बता दूं कि ये जो बजरंग दल वाला जो पूरा मामला आया, इसको लेकर बीजेपी लगातार एग्रेसिव है। कल कर्नाटक में बीजेपी ने तय किया है कि सभी मंदिरों में कल इसके विरोध में बाकायदा जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई और जेडीएस की तरफ से कही गई, आपने सुना भाई, आप लोगों ने ध्रुवीकरण भी कर दिया, दूसरा आपने एक व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री को अटैक करके एक गलती भी कर दिया। फायदा किसको होगा? अपने अपने दावे हो सकते हैं। पहले तो बीजेपी के लिए मैं थोड़ा मिर्जा गालिब के शेर में संशोधन करते हुए कहूंगा, कर्नाटका के लिए विशेषता कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और भगवान के घर जिस मुंह से जाओगे गालिब, बीजेपी वालों शर्म तुमको मगर नहीं है। झूठ पे झूठ बोलने वाले, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोलने वाले अनुराग ठाकुर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोली मतलब क्या, दवा की गोली थी क्या? शर्म इनको नहीं आई। झूठ। हमें तो बड़ी खुशी है आपने जो बताया, इसलिए कम से कम इसी बहाने इनको बजरंगबली की तो याद तो आई। चुनाव प्रचार बड़े लंबे समय चल रहा था, किसी जगह बजरंगबली का पाठ नहीं कर रहे थे। मैं बहुत ही खुश हूं कि चलिए हमने ये कहा कि वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स लाइक बजरंग दल एंड पीएफआई। आप कम से कम बजरंगबली के दरबार में तो गए, जय बजरंग। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ बात तो जो सुन रहा था, इन्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है कि नहीं पता नहीं, ये हमारे यहाँ संपादक रहे अमर उजाला के, तो अच्छी बात बोली है। इनकी पहली लाइन सुनिएगा। इन्होंने बोला कि मैंने ग्रुप में बात की, उन्होंने कहा इसका कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं, लेकिन एक मुस्लिम बच्चे ने कहा कि गंदी जबान नहीं बोलते। पहली लाइन थी विश्वालय को लेकर, उसको लेकर के यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं। और मैं तो फिर बोलूंगा, देखिए बजरंगबली का हमने बोला, आपको भैया जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चतुर्मुखी खाली कार से देखा, वहां जाके देखते तो जान जाते कि 5 मुखी, पंचमुखी पता चल जाती। तो एक बात जान लीजिए, हमने धार्मिक चीज पर प्रतिबंध की बात ही नहीं की है। मैंने फिर कहा आपसे, अगर किसी का नाम रामचंद्र त्रिपाठी हो जाए, वो दुर्दांत गुंडा हो जाए, अपराधी आतंकवादी हो जाए, तो क्या हम उसको इसलिए छोड़ दें क्योंकि उसके नाम में रामचंद्र जी लिखा है, प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेकर? बजरंग दल जैसे अगर गलत करेगा, आप जो पूछेंगे वही जवाब पाएंगे ना। वो अभी कुछ बातों जी कह रहे थे, बैन करने की बात, खड़गे ने बोला, अरे आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको कहा कि आप पढ़ लीजिए। आप जिस तरह से मेरे मुंह में डालना चाह रहे थे शब्द, मैंने कहा हमने तो लिख के दिया है, अगर आपको लिखा नहीं समझ में आ रहा तो बोला क्या समझ में आएगा? तो आप पूछेंगे बैन की बात तो भूपेश बघेल बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा होगा तो बैन। सर आपके नेता कह रहे हैं ना कि गले में सांप अभी लटका हुआ था और जो है बजरंगबली को ले, ये आपके नेता कह रहे हैं ना, तो बीजेपी नहीं कह रहा। आप अगर अपने सर अगर आप सुनिए सर, अगर आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो आप बीजेपी पर आरोप लगा दे, जेडीएस पर आरोप लगा दे, अक्कू जी पर आरोप लगा दे, उससे क्या होगा? आपके खुद नेता आपके घोषणा पत्र को नहीं समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। पहले तो आप अपने नेताओं को बुला के उनको घोषणा पत्र समझा दीजिए। आपने मुझे वो, अरे अशोक जी मुझे वो क्लिप दिखा दीजिए, भूपेश बघेल से बोला गया है कि कर्नाटका प्रतिबंध लगेगा और यहाँ लगेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की बात कर रहा हूं। अरे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा, उसके निहितार्थ आप लोग निकाल लिए। अरे सर उनका ट्वीट आप पढ़ लीजिए, निहितार्थ मतलब क्या है सर, बड़ा स्पष्ट है। आपके हिसाब से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही कुछ लोग बैठे हैं जो कांग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कुछ इसी तरह की बात आपने कही, आपने निहितार्थ निकाला, आप निकालिए।
सर आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है? मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, कर रहा हूं। सर आप उनका ट्वीट पढ़ नहीं रहे हैं। आप उनका ट्वीट कहां पढ़ रहे हैं सर? मैं आपको उनका ट्वीट, आप कहें तो मैं उनका ट्वीट पढ़ के भी सुना दूं आपको, बहुत बताइए। आपको वो ज्यादा सुना दीजिए सर। मैं आपको, हाँ मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूं, सुनिए सुनिए उन्होंने क्या कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने क्या कहा, मैं वो भी सुना देता हूं आपको। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके कांग्रेस के नेताओं में अगर कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप सुनिए उनके शब्द क्या है। उनके शब्द हैं आचार्य प्रमोद के, जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ है। गला उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा किसके गले में पड़ा हुआ, आप इतना हिंदी के प्रख्यात आप विद्वान है सर, समझते होंगे। उन्होंने लिखा जहरीला सांप अभी भी गले में पड़ा हुआ है, बजरंगबली को छेड़ने की क्या जरूरत थी। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये बीजेपी नहीं कह रहा, जेडीएस नहीं कह रहा। सर आपका घोषणा पत्र आपके ही नेता नहीं समझ पाते हैं, फिर आप कहते हैं कि कंफ्यूजन फैला रहे हैं। अरे भाई आप हमारे नेता में प्रमोद कृष्णन को ले लिए, अभी आपने पूरी क्लिपिंग जो दिखाई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की, उसमें लास्ट लाइन उन्होंने कहा था उसी से जिसको क्लिपिंग दिखाई थी, पूरा चला दीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ सभी दल एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपको अगर सिलेक्टिव सुनने, कहने और करने की आदत है तो सर तो उस पर मैंने तो प्रियंका जी की बाइट चला दी ना, और उसी पर मैंने तो प्रियंका जी की बाइट, मैंने तो प्रियंका, अगर मैं सेलेक्टिव होता तो मैं प्रियंका जी की बाइट क्यों चलाता, मैंने उनकी पूरी बाइट चलाई और उस पर मैंने बीजेपी से काउंटर क्वेश्चन किए, उस पर मैंने बीजेपी से काउंटर क्वेश्चन किए कि आप लोग आतंकवाद को मुद्दा क्यों बनाते हैं। सर दिक्कत यही है, आप लोग कभी आप पत्रकारों पर, एंकर पे कहेंगे सेलेक्टिव, कभी आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मेरे पास समय कम है, 1 मिनट में तनवीर जी आपसे जल्दी से एक सवाल ले ले, एक सवाल का जवाब आपने, हाँ आपने उनके बयान में 3 लाइन ली, अंतिम 2 लाइन छोड़ दी। सर आपने सुनी नहीं है सर, आप जरा रिवाइंड करके देखिएगा। सर 1 मिनट की बाइट ली है जिसमें प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि आतंक, सर सुनिए 1 मिनट, नहीं सर आप गलत आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा का पूरा बयान लिया जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सब लोग जो जरूरी है वो कर रहे हैं, ये मुद्दा लाने की जरूरत, तो मैंने वो पूरी बाइट सुनाई, मैंने वो पूरी बाइट सुनाई। सर पूरी बाइट सुनाई मैंने। आप खोलने से पहले सर अगर आप जुड़े नहीं थे, अगर आप कार्यक्रम में समय पे जुड़े नहीं थे तो सर मेरा कसूर नहीं है। मैंने प्रियंका वाड्रा की 1 मिनट की पूरी बाइट सुनाई और उस पर मैंने काउंटर क्वेश्चन तोहिन जी को किया। तनवीर जी बोलिए, समय कम है मेरे पास, जल्दी से तनवीर जी 1 मिनट। हाँ तनवीर जी कुछ कहना चाह रहे, तनवीर जी। नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली कांग्रेस इसी तरीके की भाषा बोलती रहे तो कांग्रेस को एंड में रिजल्ट पता चल जाएगा। और बीजेपी भी कुछ अच्छा काम कर नहीं रही है कि प्रधानमंत्री से हमारी इतनी उम्मीद है कि आए डबल इंजन से क्या आप कर्नाटका की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे, ये बात करें तो अच्छा होगा। और अशोक जी, मेरी मां का एक मैसेज आया है, मां ने कहा कि आईपीएल अपनी जगह है, इंडियन टीम अपनी जगह है। आज उसने दूरदर्शन में देख के मेरी मां ने कहा कि मैं दूरदर्शन इंडियन टीम के साथ तुलना की है। मैं दूरदर्शन के तमाम लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मेरी मां की तरफ से थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। आपकी माता जी को हमारा प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार आपका। मेरे पास समय इतना, अक्कू जी माफी चाहता हूं आज मेरे पास, और रत्नाकर जी आपसे भी माफी चाहता हूं, तुहिन जी शायद चले गए, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन 2 टूक को लेकर कर्नाटक की डिबेट जारी रहेगी और मैं कोशिश करूंगा फिर इन मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो कल पूरे कर्नाटक में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ होना है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी, चर्चा भी जारी रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।